क्लियर हो गया कि मूल चेष्टा ही श्रम गति परिणाम है, ये क्लियर है। और ये जो नीचे आपने लिखा, श्रम के नीचे विश्राम, गति के नीचे कर्तव्य और परिणाम के नीचे अमरत्व, ये दो चीजें क्लियर है, विश्राम और अमरत्व। बीच वाला जो गंतव्य है उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक तो ये हो गया कि मूल ऊर्जा निरंतर इकाइयां उचित हैं, इसलिए श्रम निरंतर वो ही रहे। और यदि इकाई की बात करेंगे तो इकाई कोई मास है, घटनशील परमाणु है कि घटनपूर्ण परमाणु। इकाई है, इकाई अपने आप में एक मास है, और इकाई है, मास है, वो अपने आप में उचित है, तो कोई श्रम निरंतर है। श्रम है तो कोई गति है, और गति है उसके साथ में परिणाम है। तो गठनशील संसार में परिणाम भार के रूप में है, और गठनपूर्ण संसार में भार मुक्ति है, इसको अमरता का। तो परिणाम का देखा तो इतना ही हो सकता है, परिणाम तो रहे, परिणाम का मतलब है कि जो मास तो वो तो रहेगा ही, लेकिन गठनशील में हम देख रहे हैं कि उसको भार है, और इसको अणुबंधन और भार बंधन के रूप में देख रहे हैं। और फाइनली गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठनपूर्ण हुआ, वहाँ वो आशा बंधन से युक्त हो गया और भार वहाँ पे खत्म हो गया, तो उसको अमरत्व कह रहे हैं। परिणाम का अमरत्व हो गया, अमर हो गया, इस सेंस में। श्रम ही अंततः जितने भी प्रकार की रचना विरचनाएं हैं वो सब श्रम पूर्वक सारी कार्य प्रकट है। मानव में सारा श्रम किस अर्थ में है? तो फाइनली मानव में सारा श्रम विश्राम के अर्थ में है। विश्राम का मतलब समाधान ही विश्राम। तो समस्त श्रम विश्राम के लिए है, और मानव में समाधान ही विश्राम है। अनुभव पूर्व अनुभव हो गया, यही समाधान। उसके बाद कोई थकने थकाने वाला, परेशान होने वाला कॉलम खत्म हो गया, और इसमें रिवर्स सब कुछ नहीं हो सकता। एक बार गठनशील परमाणु गठनपूर्ण हो गया, अब इसमें रिवर्स नहीं। एक बार गठनपूर्ण परमाणु क्रियापूर्ण हो गया, मतलब विश्राम हो गया, अब ये वापस क्रियापूर्ण ही रहेगा। और फाइनली जो क्रियापूर्ण है उसकी गति अभी भी श्रम उसमें है ही है, लेकिन अब विश्राम पूर्वक एफर्टलेस एफर्ट की बात कर रहे हैं। अब जो गति है किस अर्थ में है? वो गंतव्य का मतलब है फाइनल डेस्टिनेशन, आचरण पूर्णता। तो गठन पूर्णता, विश्राम मतलब क्रिया पूर्णता, और गंतव्य मतलब आचरण। इससे अधिक और कुछ नहीं। तो पूरी सृष्टि में देखेंगे या इस अनुसंधान का जो मौलिक भाग है, अनुसंधान को तीन ही भाग में कहा गया कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। गठन पूर्णता का मतलब है गठनशील का अस्तित्व में है ही है, गठनशील परमाणु नहीं है, विकास पूर्वक गठन पूर्ण हो गया, अभी भी श्रम नहीं है इसलिए वो क्रिया पूर्ण हो गया, अभी भी श्रम नहीं है इसलिए वो आचरण पूर्ण हो गया। आचरण पूर्ण हो गया तो आचरण पूर्णता की तरह सारी, इससे अधिक क्रिया नहीं। जब गठनशीलता की बात कर रहे हैं तो जितना भी रचना विरचना है वो गठनशील संसार है। क्रिया पूर्णता की बात कर रहे हैं तो पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन और मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन, ये पूरा क्रिया पूर्णता के पहले की कहानी है। एक बार क्रिया पूर्ण हो गया, उसके बाद
भ्रमित हो जाए, क्रिया पूर्णता ही मोक्ष। तो इसके पहले कोई मोक्ष पूछ रहे, क्रिया पूर्णता ही ब्रह्म मुक्ति, ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष। क्रिया पूर्णता होते ही अब कोई रिवर्स नहीं, क्रिया पूर्णता होते ही वो स्थिति है भ्रमित दोबारा आदमी नहीं हो सकता। अब उससे कोई गलत आचरण हो ही नहीं सकता। क्रिया पूर्णता के पहले तक मानव से गलती संभव है, क्रिया पूर्णता के बाद मानव से गलती संभव ही नहीं, सारे बीज ही खत्म हो गए, इसलिए उसको निर्बीजन भी कहा। मैं कह रहा था कि ये चेंज कितना ग्रेजुअल है। देखो पेड़ पौधे में भी बीज में सारा मस्तिष्क रखा हुआ है। एक बीज में उस पेड़ पौधे की आयु, उसके गुण, उसके धर्म, उसका पूरा सब कुछ उसमें निहित है। एक छोटा सा मामला है। मानव में भी देखेंगे तो वो बीज ही है, जिसमें स्पर्म कह रहे हैं, बेसिकली वो बीज ही है और वो गर्भ में और बड़ा होता है। तो उस रूप में देखेंगे तो शरीर का पूरा डिजाइन एक इतनी छोटी सी जगह में पूरा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ फिर भी अभी वो उसको फिर ऐसे जीव जंतु जिनको मस्तिष्क चला रहे हैं धीरे धीरे और बड़े होते, तो पूरा देखेंगे तो कैसे पूरा ग्रेजुअल है। एक पदार्थ को देखेंगे तो वो भी अपने आचरण के साथ, फिर एक कोशिका को देखेंगे, फिर बीज वाली चीजें, पहले प्रकृति में वो चीजें बनेंगी जिसमें बीज नहीं, जैसे तो अभी प्रश्न ये उठता है कि जैसे कीड़े मकोड़े, तो चींटी मीठे की तरफ आकर्षित होती है, मक्खी मीठे की तरफ आकर्षित होती है, ये केवल पहचान और निर्वाह के आधार पे ही है। चांद धरती के साथ बना रहता है और कुछ नहीं। पहचानना निर्वाह। पेड़ पौधे में जड़, उसी मिट्टी में से नीम का पौधा मीठे नमकीन तत्वों को पहचानता होगा, उसी मिट्टी में से आम का पौधा मीठे तत्वों को पहचानता है, कोई गलती नहीं। जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है कि जिनको जीवन चलाता है उनके प्रति हिंसा करना पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे पेड़ पौधे इनको पाप न मान के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि हमारी समझ नहीं है, इसलिए मैं कितने सारे प्राइमरी शिविरों में पूछ के देखता हूँ, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से मानव की तरह सुखी दुखी होते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं? अब बताइए। एक ही वजह है, एक ही वजह, वो भी कंफ्यूज। इससे समझ में आता है कि पेड़ पौधों में सुखी दुखी होने वाली कोई, चींटी में भी सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है, छिपकली में भी सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है। ये तमाम छिपकली, चींटी, जोंक, मधुमक्खी, इसमें सुखी दुखी होने वाली कोई चीज है ही नहीं। जो भी हम नहीं समझते हैं, कोई चीज चलती है तो हमको लगता है अब ये जिंदा, अब ये मानव की तरह है, वो हमारी समझ में कमी है। सांप ने मेढक खा लिया, हम उसके मुंह में से निकाल के ले आए, और हमारी कितनी करुणा है ना, हमने एक मेढक को बचा लिया। आप जबरदस्ती बीच में टांग अड़ा रहे हो, उसका भोजन है, आपको बचाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम तरह की चीजें हमारे आरोपण है ना, हम अपने आप को कैसा है ना अहिंसक, और तो शिविरों में बात चर्चा में आती है तो मैं अधिकांश शिविरों में देखता हूँ लगभग 50% से ऊपर 60-70% लोग हाथ उठाते हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, और फिर जम के उसमें फ्राई करके खाते हैं। कभी ऐसा भी कंफ्लिक्ट नहीं आता है कि मैं मानता तो ऐसा हूँ और कर मैं ऐसा रहा हूँ, ये कंफ्लिक्ट कभी नहीं आता है। इससे भी समझ में आता है कि हमारा विचार पक्ष भी सक्रिय हुआ ही नहीं, हमने विचार को केवल खाना पापड़ा ढोकला में इस्तेमाल किया है। हमने जीने के अर्थ में, सोचने के अर्थ में विचार यूज ही नहीं किया। कभी कंफ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ कि मैं अपने आप को अहिंसक मानता हूँ और पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं, और मैं टमाटर के पेट में चाकू डाल देता हूँ और फ्राई करके मिर्च डाल के उसके साथ, क्यों ये कंफ्यूजन नहीं आता है कि अरे द्वंद्व है। मैं मानता हूँ कि ये दुखी होता है और मैं अपने आप को अहिंसक मानता हूँ है ना, और जैनी भी मानता हूँ उसके ऊपर, और सबका फ्राई करके खाता हूँ। उसमें भी मानते हैं कि दूसरा तोड़ के लाया तो अपराध उसका है, तो इसलिए मैं खा लेता हूँ। बहुत ऐसा है, सोच नहीं रहे, चल रहा है। इसलिए समझ में आता है धरती पे अभी देव मानवीय तो प्रमाणित करने में बहुत मानवीय तो
करने में टाइम लग रहा है, देव तो भी आगे की बात। जी अरे आप कुछ करें। अभी आपने जो क्रिया बताया श्रम गति परिणाम, तो जब तक गठनशील परमाणु है तो वो फिर परिणाम से वो गठन पूर्ण होता है, लेकिन उसके बाद जब भी श्रम होता है तो फिर तो क्रिया पूर्णता आती है, गति होता है तो आचरण पूर्णता आती है, बराबर। तो फिर उसमें परिणाम तो मतलब निरंतरता, इस परिणाम को ऐसा समझेगा। देखिए, यदि जड़ संसार की बात भी करेंगे तो जड़ संसार में भी श्रम गति परिणाम निरंतर है। जड़ संसार में श्रम गति परिणाम का फल ही है कि पूरी सृष्टि में जितना रचना विरचना है, ये श्रम गति परिणाम का ही फल है। लगातार नई इकाइयां बन रही हैं, पुरानी इकाइयां विरचित हो रही हैं, ये श्रम गति परिणाम का ही फल है। तो श्रम जड़ संसार में गठनशील परमाणु में मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए तमाम ये रचना विरचना का संसार बनता बिगड़ता रहता है। इसी प्रोसेस में कुछ परमाणु गठनशील से गठन पूर्ण हो गए, सारे हो जाएंगे क्या? सारे नहीं होंगे, व्यवस्था के अर्थ में होंगे। अब नीचे वालों के साथ जो गठनशील संसार है उसमें तो श्रम गति परिणाम की निरंतरता नहीं है, रचना विरचना क्रम चल रहा है। अनुभव के प्रमाण से तृप्त होते रहना, उसके बाद अनंत काल के लिए घटना बनी ही रहती और अनंत धरतियां हैं जहाँ हमारी भागीदारी, हमारी भूमिका और उसमें हमारी योग्यता भी बढ़ती है, जिसमें कि ज्ञान भाग एक भाग है, ज्ञान भाग एक भाग है। फिर उसमें सिद्धियों वाला पार्ट, सिद्धियों का मतलब है जो स्किल्स हैं, जो किसी धरती का असेसमेंट होना कि उस धरती पे जागृति का लेवल क्या है, जागृति के लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस मासिस में जागृति कम समय में कैसे हो सकती है। तो जिस तरह से हम एक कंपनी चलाते हुए शोध करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन उसी श्रम में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है, हमारे लॉसेस कम कैसे हो सकते हैं। तो तमाम साधनाओं के मूल पुरुष भी अपनी साधनाओं पे लगातार काम करते हैं कि उन्हीं साधनाओं से कम श्रम में कम समय में जागृति को या उन्नति को कैसे पाया जा सकता है। ऐसा भी कार्यक्रम हर फील्ड में जीवन अपना अपना काम करते ही रहते हैं। देखिए इतनी सारी साधना कैसे इवॉल्व हुई हो, तो इतनी सारी साधनाएं तमाम लोगों के द्वारा, तमाम जो लोग थे, जो मूल पुरुष थे, जो इस तरह के अनुसंधान में लगे, उन्होंने अपने हिडन ट्रायल से, अपने कॉमन सेंस से, हर चीज किताब में तो स्टार्टिंग से नहीं लिखी हुई थी। कुछ लोगों ने किसी दिशा में गए, उसमें कोई रिजल्ट पाया, उसके बाद उन्होंने कोई किताब लिख दिया, उस किताब को पढ़ के बाकी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, कोई चीज किया। ऐसे आदरणीय नागराज जी ने समाधि संयम जैसा लिखा हो जो दीक्षित विकास है उसको जीवन चलाता है, तो उसमें भी मर्यादा है जीवन को शरीर चलाने का, जीवावस्था का शरीर चलाने का। यह संपूर्ण तरह चलाता है शरीर। समझा नहीं? जीवावस्था में जिसका विकसित मेधस है उसको जीवन चलाता है, मगर जीवावस्था में भी जीवन का एक मर्यादा है, मर्यादित ही जीव शरीर चला सकता है। जैसे कि गाय है, तो गाय का जीवन ऐसा नहीं सोचता कि मुझे भूख लगी मैं 2 घंटे के बाद खाऊंगी, ऐसा तो नहीं। तो वहाँ तो शरीर जीवन को चलाता है। बिल्कुल। तो पशु शरीर को चलाते हुए जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित नहीं करता, वहाँ जीवन शरीर चला सकता हूँ इतना ही प्रमाणित करता है। तो वहाँ जीवन शरीर के अनुसार चलता है। देखो वही घटना मानव में भी हो रही है। मानव में भी जो लोग शरीर से ज्यादा कदाकार हैं, जो लोग स्वयं को बिल्कुल घोर तरीके से शरीर माने हुए हैं, वहाँ शरीर ही जीवन को चला रहा है। मन के लेवल पे, है ना, मन के लेवल पे मैं शरीर को नहीं चला रहा हूँ, मन के लेवल पे जीते हुए शरीर ही मुझको चला रहा है। अभी हुआ ये इच्छा हो गई कि ये खा लो, ये पी लो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो मैं जीवन होते हुए शरीर की संवेदना से इस कदर प्रभावित रहता हूँ कि शरीर की संवेदना पूर्वक सुखी होने को ही जीना मानता हूँ। तो मानव शरीर में रहते हुए भी बड़ा संख्या और मेजर वर्ग, बड़ा वर्ग ऐसा हो सकता है जो जिसको हवा ही नहीं है कि जीवन नाम की कोई चीज होती है। केवल शरीर के साथ अदाकार होना, शरीर की संवेदना
से सुखी होने को जीना मानना और शरीर के सिग्नल्स को पूरा करने के लिए लगे रहना। मानव में भी हो यही रहा है, लेकिन मानव के पास ये चॉइस है कि कोई क्षण के बाद वो ये पहचान सकता है कि नहीं, ये मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और मेरा काम है शरीर के माध्यम से अपनी जागृति को पूरा करना। तो शरीर का सदुपयोग मैं करूँगा मेरी जागृति के लिए, वहां से मैं शरीर का सदुपयोग करना शुरू करता हूँ। इसलिए देखो ये जो प्रस्तुत होने वाला काम है ये कैसा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई बात को प्रस्तुत कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से जीवन शरीर को यूज कर रहा होता है। मतलब हम ही लोग, मैं ही इस बात को नोटिस करता हूँ, शिविर लेते समय माइंडसेट अलग हो जाता है। जब मैं शिविर नहीं ले रहा हूँ, बाकी दिनों में शिविर लेते समय जो ऊंचाई मिल जाती है, चेतना की जो ऊंचाई शिविर लेते समय मिल जाती है सहज रूप में, ये ऊंचाई हमेशा इतनी ही मेंटेन रहती है ऐसा नहीं। कुर्सी से उतरते भी ऐसा होता है, कुर्सी पर बैठने की अवस्था अलग है और कुर्सी से नीचे आने की अवस्था अलग है। हाँ, वैसा भी कई लोग बोलते हैं, आप जब मंच में बैठे रहते तो अलग टाइप के, नीचे आने से अलग टाइप के लगते हैं। ये दूसरा था अंतर गति जो है, एक मिनट पूरा करो। तो ये जो अभिव्यक्त होने वाला काम है, इस दर्शन पे मेहनत करना, अच्छे से ऑडियो वीडियो बुक्स, आपस में चर्चा, अकेले में मनन, अपने में जांचना, है ना, तमाम काम करना, उसमें से जो अच्छा लगा उसको नोट करना, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो कुछ कंक्लूजन्स कभी कभी कोई अच्छे विश्लेषण अपने आप में होते हैं उनको नोट करना। तो ये अपना एक ऐसा संसार बनना शुरू हो जाता है। उसको शेयर करना सबसे पावरफुल टूल है अपनी गति को बढ़ाने के लिए। शेयर करना और एक ईमानदारी की शेयरिंग करना। जैसे मैं यदि शेयर करता हूँ तो मेरे को कोई शंका नहीं है कि ये मेरी जागृति के लिए मेरी साधना है। तो यदि हम ऐसा शेयर करते हैं तो शेयर करते समय में बहुत क्लियरली हम इस बात को फील कर सकते हैं कि जीवन शरीर को चलाता है। जितना ये एहसास हमारे पास क्लियर होगा कि जीवन शरीर को चलाता है, उस एहसास को अपने भीतर और पुष्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब भी हम न्यायपूर्वक जी पाते हैं उस समय क्लियर एहसास होता है कि मैं शरीर को चलाता हूँ। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक न्याय धर्म सत्य के कंटेंट को सुन पाना, न्याय धर्म सत्य के कंटेंट को सोच पाना, न्याय धर्म सत्य के कंटेंट को पढ़ना, चर्चा करना, शेयरिंग करना, जीना, जितना ये न्याय धर्म सत्य पे हम टिके रहते हैं उतना ही आप देखेंगे कि ये लाभ अपने आप ही संतुलित बना रहता है। उतने देर जैसे ये छूटता है पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास पे दोबारा अपना काम करना शुरू कर देता है। ये भी एक कंपन गति है, उसमें गठनशील जो परमाणु है ना, उसमें कंपन गति बढ़ती है और गठन पूर्ण में उसकी प्रभाव बढ़ता है। वो सही समझा है? गठनशील परमाणुओं में वर्तुलात्मक गति ज्यादा होता है, गठन कंपनात्मक गति उसकी तुलना में कम होता है। इसलिए गठनशील परमाणुओं से बनी तमाम रचनाओं में उसके होने का स्वरूप व्यक्त होता है। होने का स्वरूप जीवन जिसको कह रहे हैं उसमें कंपनात्मक गति अधिक होती है, वर्तुलात्मक गति कम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जीवन पशु को छोड़, क्योंकि पशु में जीवन व्यक्त नहीं हो रहा है, मानव में जीवन व्यक्त हो रहा है। तो मानव में आप देखेंगे कि मानव में कोई शरीर महत्वपूर्ण चीज है ऐसा नहीं है। फाइनली विचार और व्यवहार ही महत्वपूर्ण चीज है। हम आपस में भी एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही खून के लोग होते हुए भी, ये मेरा शायद भाई है इसलिए मैं सब कुछ सह लूंगा, तो मेरा प्यार उससे बढ़ता है जिससे मेरे विचार मिलते हैं। शरीर के आधार पर पहचानना वो स्थायी नहीं, विचार के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर पहचानना बहुत स्थायी। जीवन की बात करेंगे तो लक्ष्य के अर्थ में संबंध अनंत काल के लिए। इसलिए गुरु की जो इतना महिमा गाया गया, यदि सक्षम गुरु ने आपको एक बार पहचान लिया, यदि सक्षम गुरु के साथ आप कनेक्ट हो गए और सक्षम गुरु ने एक बार आपको पहचान लिया, तो सक्षम गुरु अनंत शरीर यात्राओं तक आपको फॉलो करता है। क्योंकि शिष्य गुरु को पहचान पाएगा कि गुरु शिष्य को पहचान पाएगा? गुरु शिष्य को पहचानता है। शिष्य की हैसियत नहीं है कि वो गुरु को पहचाने, तो गुरु शिष्य को पहचान लेता है और ये रिश्ता अनंत काल के लिए होता है।
इसलिए इस रिश्ते की इतनी महिमा गाई गई। तो सबसे स्थायी रिश्ता गुरु शिष्य का रिश्ता हो जाता है, जहाँ जीवन जीवन का कनेक्ट बना ही रहता है। क्योंकि गुरु में वो सामर्थ्य है कि आप सशरीर हो के बिना शरीर हो, गुरु पहचानता ही आपकी जरूरत और कैसे आपको साथ लेके चलो। नहीं, ये मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि गठनशील परमाणु में वर्तुल में गति ज्यादा है तो बराबर है, मगर अंशांतर गति में जो વધઘટ होता है उसके हिसाब से इसका मात्रा परिवर्तन या उसका गठन होता है, तो उसमें गति का ही बढ़ना होता है अंशांतर गति का। गठनशील जब हो जाता है, गठन पूर्ण हो जाता है तो अंशांतर गति बढ़ती नहीं, उसका प्रभाव बढ़ता है। गति तो सेम जब बना तब जो हो गया वो हो गया, वो क्या बिल्कुल ठीक है। तो फिर से एक लाइन बोल देते हैं, गठन पूर्ण होते ही कंपनात्मक गति अधिकतम हो गया है। गठन पूर्ण परमाणु चाहे पशु शरीर को चलाता है, अब उसमें गति और कुछ नहीं बढ़ना है, क्योंकि स्ट्रक्चरली वो पूर्ण हो गया है, गठन पूर्ण हो गया है। तो गठन पूर्ण हो गया है तो उसकी गति में कोई चेंज नहीं आना है, अंश में कोई चेंज नहीं आना है। जो उसमें ताकत है उस ताकत को व्यक्त होना है, तो कंपनात्मक गति अपने आप में कंप्लीट है, अधिकतम है जो हो सकता है, उसका व्यक्त होना ही जागृति। अरे भैया विद्युत तरंग का बता रहे थे, मैं बहुत काम किया था विद्युत तरंग, विद्युत जब उत्पन्न होता है, तरंग ना बोले उसको, विद्युत तरंग बोलने से वो कहीं नहीं विद्युत परमाणु अंश जब वर्तुल करके विद्युत चुंबकीय बल है। हाँ, विद्युत चुंबकीय बल नहीं वो उत्पन्न होता है विद्युत, उसके बारे में कि परमाणु अंश जब घूमते हैं वर्तुलाकार गति में और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसका प्रभाव क्षेत्र को, तभी विद्युत उत्पन्न होता है। यहाँ विद्युत बोलने से ये कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, चुंबकीय बल पैदा। हाँ, चुंबकीय बल होता है। तो परमाणु जब वर्तुलाकार गति करता है परमाणु, और दो परमाणु नजदीक आते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हर एक परमाणु अपना प्रभाव क्षेत्र के साथ होता है, जड़ परमाणु। हाँ, जड़ परमाणु, और अच्छी निश्चित दूरी बनाकर ही रहता है। तो वहाँ भी प्रभाव क्षेत्र क्रॉस नहीं होता है कि होता है? प्रभाव क्षेत्र को पहचानते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए यही पहचानने की बात है कि पूरे अस्तित्व में व्यवस्था का एक ही सूत्र है, अच्छी निश्चित दूरी। और यहाँ पे बहुत आवाज बड़ा आराम मिलता है, तो कितना बोझ कम, कितना ताकत लग रहा होता है। ऐसे परिवार में क्लेशों में कितना जूझ रहे होते हैं, वो क्लेश खत्म होने के बाद अच्छा ऐसे चल रहा है, कितनी ताकत लगी हुई थी इसमें। हाँ जी, धीरे धीरे चलते रहे, वो अच्छा करेंगे। वो 21 पे चलता है, ये 22 पे चलता है, 24 पे चलता है। जड़ संसार है, उसमें जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में उदित होने के आधार में जो व्यक्त प्रभाव है, सहअस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है, वो ध्वनि ताप और विद्युत है। तो ध्वनि ताप विद्युत किसी भी परमाणु से बहिर्गत होते रहता है, परमाणु जो परिवेश है उनसे ये बहिर्गत होते रहता है। ध्वनि ताप विद्युत प्रभाव कंपनात्मक गति के स्वरूप में व्यक्त होते रहता है। और एक परमाणु दूसरे परमाणु को कैसे पहचानेगा, है ना? तो इसको हमने कहा कि हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। क्या प्रभाव क्षेत्र है? कंपनात्मक गति ही प्रभाव क्षेत्र है। हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। कोई भी इकाई दूसरी इकाई के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करते हुए, लेकिन प्रभाव क्षेत्र को पहचानते हुए, तो कितना पास रहेगा कि प्रभाव क्षेत्र को पहचान सके, कितना दूर रहेगा, कितना पास आएगा कि हस्तक्षेप ना करे, कितना दूर रहेगा कि पहचान सके। बहुत ही दूर हो गया तो पहचान ही नहीं पाएगा, और बहुत ज्यादा नजदीक आ गया तो हस्तक्षेप हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है, इससे तय होता है कि धरती सूरज के, धरती चांद धरती के चारों तरफ कितना दूर रहेगा, ये प्लैनेट्स आपस में कितना दूर रहेंगे। तो हर प्लैनेट अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है, चांद अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें और एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचान पाए।
हम भी कैसा करते हैं, हर मानव अपने प्रभाव क्षेत्र से ही है। जो हम आपस में बात करते हैं ना कि हमें तो स्पेस की जरूरत, थोड़ा स्पेस दो। ये स्पेस देने का क्या मतलब है? जब एक व्यक्ति परिवार में दूसरे व्यक्ति से ये कह रहा है कि थोड़ा सा मेरे को स्पेस की जरूरत है। हमारे गवर्नमेंट के शिविर चलते हैं तो एक मैडम एक दिन बोली, मेरे क्लास 5 का बच्चा बोलता है मामा इट्स माय स्पेस। आप ही नहीं सिखाया। इसका मतलब ये है कि आप मेरे प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो और उसकी किरणीयता और विकिरणीयता को थोड़ा समझ लेते हैं। ये शब्द आएंगे जब सृष्टि दर्शन में पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक परमाणु की बात करते हैं तो एक जड़ परमाणु में भी और चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश जो है, मध्यस्थ बल के रूप में परिवेशीय अंशों को एक निश्चित अच्छी दूरी में बना के रखता है और यही परमाणु के गठन के बने रहने का आधार है। मध्यस्थ बल, केंद्र का बल 4 परिवेश तक तो उसमें प्रभाव को बना के रखता है, लेकिन 5वां परिवेश, 6वां परिवेश, 7वां परिवेश, जैसे जैसे ये परिवेश आगे बढ़ते हैं तो मध्यांश का बल इनके परिवेशों को बनाए रखने में उतना सक्षम नहीं होता है। 4 के बाद इसका बल कम पड़ने लगता है। तो 4 परिवेश के बाद जितने भी परमाणु हैं जिनके अंश इतने ज्यादा हैं कि वो 5, 6, 7 में परिवेश में आते हैं, इन परिवेश के अंशों में बहिर्गत होने का प्रवृत्ति रहता है, क्योंकि मध्यांश का बल उसको अपने आप में बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है। बात पहुंची? कौन बोल के बताए? ये जड़ परमाणु के लिए बात। जड़ परमाणु के लिए बोला। क्या बोला? कौन रिपीट करेगा? माइक आगे माइक। जो एक अंश है उसका जो बल है, एक नहीं, जड़ परमाणु में जितने परिवेश में रहते हैं उससे उतने या उससे अधिक केंद्र में रहते हैं। तो उनका जो मध्यस्थ बल है वो 4 ऑर्बिटल तक, 4 परिवेश तक उनको अपने उसमें रखता है, कंट्रोल में। पर अगर ज्यादा परमाणु है और बाहर 5, 6, 7 इस तरह से और ऑर्बिटल्स हैं तो वहां से उनका विकिरण शुरू हो सकता है। तो 4 परिवेश से अधिक परिवेश वाले परमाणुओं में अंशों में बहिर्गत होने का प्रवृत्ति पाया जाता है। बहिर्गत मतलब बाहर की ओर जाने का प्रवृत्ति पाया जाता है। इसी को रेडियो एक्टिविज्म बोलते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल इसी को बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो है जिनमें अपने आप में रखे में भी वो इनमें विकिरणीयता होता रहता है। उन्हीं को हम क्या क्या बोलते हैं, यूरेनियम, जो नोन जो पढ़ते हैं और हमारे ध्यान में रहता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो क्या क्या बोलते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, है ना, ऐसा करके कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम उस रूप में पहचानते हैं। ये बोलना ज्यादा ठीक नहीं होगा कि बाहर जाने की प्रवृत्ति है, मूल चेष्टा होने के कारण वो दूसरी जगह जहाँ व्यवस्था बनने की ज्यादा संभावना है या फिर जहाँ मध्यस्थ बल ज्यादा है बीच में उस परमाणु पे चले जाते हैं। हाँ, उसका बात क्या हो गया? इस परमाणु के संदर्भ में देखेंगे तो उसमें बहिर्गत होने की प्रवृत्ति है। बहिर्गत होकर कहाँ जाएगा? अस्तित्व में रहेगा, व्यापक से बाहर तो निकल नहीं जाएगा, इसलिए कहीं जाके फिर अपनी जगह ढूंढेगा। तो पूरी प्रकृति में जो कुछ भी परिवर्तन है वो स्टेबिलिटी के अर्थ में, वो स्थायित्व के अर्थ में। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करना करते हैं तो क्यों करते हैं? सुखी होने के अर्थ में करते हैं या स्थायित्व को पाने के अर्थ में करते हैं? तो ये बाहर जाने की प्रवृत्ति है। एक बार फिर से भैया इसकी डेफिनेशन दोबारा से बताना कि 4 परिवेशों तक किसी भी जड़ परमाणु में मध्यस्थ बल, मध्यांश का जो बल है वो परिवेशों में जो अंश हैं उनको केंद्र की तरफ, केंद्र के साथ जोड़े रहता है, अपने अपने परिवेशों में बनाए रहता है। अपनी गति के कारण वो अपने परिवेश से नजदीक केंद्र की तरफ आता है तो उसको दूर बनाता है, और केंद्र से दूर जाता है तो उसको पास लाता है। इस तरह से दूसरे परिवेश के जो अंश है वो दूसरे परिवेश में रहेंगे, तीसरे परिवेश के जो अंश है वो तीसरे परिवेश में रहेंगे, चौथे के चौथे में रहेंगे। ये मध्यस्थ बल के प्रभाव, मध्यस्थ बल का प्रभाव ऐसा होता है। तो मध्यस्थ बल हमेशा अपना काम, इसलिए किसी भी परमाणु में उसका गठन को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ बल जिम्मेदार है।
4 परिवेशों तक ये काम पावरफुली कर पाता है। 4 परिवेश के बाद यदि अंशों की संख्या बढ़ती है और उसमें 5, 6, 7 परिवेश होते हैं तो 4 के बाद के परिवेशों में जो अंश हैं उन अंशों में बहिर्गत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये बहिर्गत होने की प्रवृत्ति का क्या मतलब है? सारे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु नहीं रहेगा। तो परमाणु अपने होने को बनाए रखने के लिए परिवेश की गति को बदलता है, जिसकी वजह से ये बहिर्गत होने वाला प्रभाव बहिर्गत होने की जगह ध्वनि ताप विद्युत बाहर की ओर प्रसारित होने की बजाय ये केंद्र की ओर नियोजित होना शुरू हो जाती है। ध्वनि ताप और विद्युत जो सरफेस से बाहर जा रहा था वो केंद्र की ओर नियोजित हो जाता है। ध्वनि ताप विद्युत रूपी प्रभाव केंद्र की ओर नियोजित हो जाता है। अब केंद्र जितना बचा पाएगा। जब ये केंद्र से प्रसारित होता है इसका नाम विकिरणीयता। रेडिएशन। ऐसे एक्सरेज हमारे पास बिल्कुल हमारा जिया हुआ एग्जांपल है। हम लोगों ने कई बार अपना एक्सरे कराया होगा। तो एक्सरेज का मतलब है, एक्सरे जो करने वाले लोग रहते हैं उनका हर 6 महीने में बॉडी का टेस्ट होता है, क्योंकि लगातार वो एक्सरेज में एक्सपोज होते हैं। उनके शरीर पे कितना प्रभाव आ गया है उसको लगातार मेजर किया जाता है, और ये ज़्यादा आ गया है तो फिर उसको सलाह दी जाती है कि अभी आप अलग रखो। इसलिए वो लोग जैकेट पहनते हैं जब आपका एक्सरे ले रहे होते हैं, जैकेट पहन के उस एक्सरे को करते हैं। एमआरआई में ये खतरे और ज़्यादा हो जाते हैं। तो एमआरआई वगैरह में उसका प्रभाव अभी बीच में जब आपको याद होगा कोरोना काल में वो जो एम्स का डायरेक्टर था गुलेरिया, उसने कभी किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि एक एक्सरे का एक एमआरआई का मतलब 300 एक्सरे, और उसका बहुत विरोध हुआ था कि पब्लिक में ये जानकारी नहीं है। इसलिए हर छोटी बात के लिए एमआरआई डॉक्टर सजेस्ट कर देना और हर छोटी बात के लिए एमआरआई करवा लेना। वो प्रॉब्लम से जितनी प्रॉब्लम थी वो छोटी थी, पता चला एमआरआई से प्रॉब्लम कुछ और क्रिएट हो गई है जो बाद में सामने आई। तो ये सारी चीजें आकलन करने की हैं कि सही अर्थों में इनके कितने प्रभाव हैं और इसको कितने कराने की जरूरत है। हर छोटी चीज के लिए एमआरआई कराइए। हमको लगता है एमआरआई कराने से हमारे सारे रोग पकड़ में आ जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हैं तो एमआरआई के प्रभाव और ज्यादा है। अब एग्जैक्टली कैसे उसका आकलन किया जाए, लेकिन अपनी ही बात में कभी उस आदमी ने बोल दिया, कैसे बोल दिया, लेकिन बाद में उनका काफी विरोध हुआ उस स्टेटमेंट को लेकर। ऐसा नहीं बोलना है। ये किरण की व्याख्या बता देना एक बार। किरण, अब किरण की पहले किरण की बात करें। फिर एक प्रश्न। देखिए ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी जड़ परमाणु, कोई भी लोहा, तांबा, पीतल, धरती से एक प्रभाव बहिर्गत होता रहता है। बहिर्गत ध्वनि ताप विद्युत के रूप में एक प्रभाव बहिर्गत होता है। अब ज्यादा अंश बढ़ने से, 4 ऑर्बिट से ज्यादा ऑर्बिट होने से मध्यांश 4 के बाद वाले अंशों को उतना पावरफुली संभाल नहीं पाता। अब यदि नहीं संभालेगा और उसमें बहिर्गत होने की प्रवृत्ति है तो परमाणु धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे अंश बाहर की तरफ बाहर भाग गए। अब प्रकृति का नियम है कि हर इकाई अपने होने को बनाए रखती है, पूर्ण में गर्भित है, पूर्ण में उचित है। तो परमाणु अपने आप में अपनी परिवेशीय गति को बदलता है। परिवेशीय गति को बदलने के कारण जो ध्वनि ताप रूपी संयुक्त प्रभाव जो बाहर की ओर परिवेश से जा रहा था वो केंद्र की ओर नियोजित होता है। इसको मैं दूसरे तरीके से बढ़िया बताता हूँ। और फिर केंद्र से जब ये प्रसारित होता है इसका नाम एक्सरेज और रेडियो एक्टिव तमाम चीजें बोल रहे हैं। आजकल वो गन आती है ना, एक्सरे, आजकल वो वेपन आ गए हैं ना, लेजर वेपन्स। तो लेजर है बेसिकली ये रेडियो एक्टिव वाला प्रभाव। इसको मेरे को लगता है दूसरे तरीके से समझते हैं तो ज्यादा और बेहतर समझ में आता है और बहुत शानदार फील भी होता है पूरा। ठीक है, अभी हम मानव के रूप में देखें तो हम मानव में सुख की तलाश में आशा, विचार, इच्छा रूपी प्रभाव जीवन में
मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर ध्वनि ताप विद्युत रूपी प्रभाव जो जड़ परमाणु में था, वैसा ही जीवन में वही प्रभाव आशा विचार इच्छा के रूप में व्यक्त होता है। स्वयं को शरीर मानते हुए हमारी आशा विचार इच्छा हमेशा बहिर्गत हुई रहती है। इसमें ज्यादा समझ में आएगा। और जब आशा विचार इच्छा लगातार बहिर्गत हुई रहती है तो फाइनली क्या समझ में क्या हाल होता है हमारा? ये कैसा होता है एटम बॉम्ब या बॉम्ब के केस में? मतलब जब उनकी निश्चित दूरी कम हो जाती है और वो न्यूक्लियस से टकराते हैं या एक दूसरे से ऑर्बिट में टकराते हैं। देखिए, बॉम्ब को मैंने कभी बहुत सोचा नहीं, लेकिन इतनी बात तो समझ में आती है कि फ्यूजन और फ्यूजन के नाम से दो थ्योरी हमको 12th में पढ़ाई गई थी। मैंने आज ही पढ़ा था, वो आज मैं सुबह पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियस को तोड़ने की बात है। तो अब वो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस या परमाणु कहें, उसके अंश एक निश्चित ताकत के साथ, न्यूक्लियस की ही ताकत है जो उसको, अब न्यूक्लियस को फोड़ना शुरू कर दिया तो नेचुरली जो ऊर्जा लिबरेट, जिस ऊर्जा से वो लोग बंधे हुए थे, जिस ऊर्जा से परमाणु अंश बंधे हुए थे, आपने उसको हस्तक्षेप किया तो बड़ी ऊर्जा रिलीज हो रही है, जिसको हम एटम बम के रूप में कहते हैं। तो बेसिकली परमाणु का विखंडन है, परमाणु को तोड़ दिया। जिस ऊर्जा से, जो बेसिकली मूल ऊर्जा और इकाई के सह अस्तित्व को हस्तक्षेप किया। हाँ जी, साथ साथ चल पा रहे। इस ये जो फिनोमिना था, जो विकिरणीयता वाला फिनोमिना था और जो आशा विचार इच्छा वाला फिनोमिना था, ये इतना बढ़िया समझ में आता है और इससे हमको अपने पे ध्यान चला जाता है। और पूरी प्रकृति में जो प्रक्रिया की साम्यता है, वही प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है, वही प्रक्रिया। तो जीवन एक परमाणु है और परमाणु के रूप में जो कुछ घट रहा है वो प्रकृति के साथ कैसे मैच होता है, ऐसा हमारा ध्यान चला जाता है। हाँ जी, ये जो ध्वनि विद्युत जो अंदर की तरफ डायरेक्ट होता है, ये चौथे ऑर्बिट से अंदर होता है या पांचवें छठे सातवें वालों का भी अंदर की तरफ? सबका टोटल परमाणु ऐसे होता है। परमाणु से होल जो प्रभाव बहिर्गत हो रहा था वो केंद्र की ओर नियोजित होता है ताकि उसका ठोस बना रहे, ताकि परमाणु का गठन बना रहे, और केंद्र से प्रसारित होता है तो उसको विकिरणीयता कहते हैं। हाँ जी, माइक परिवेशीय गति को जब परमाणु बदलता है तो पांचवें छठे सातवें परिवेश का होता क्या है? उसके अंदर जो परिवेशीय गति मतलब सारी परिवेशों की परिवेशीय गति हो गई। तो मेरा प्रश्न है कि पांचवा छठा सातवां रहता है या सिर्फ से 4 हो जाता है? नहीं, 4 क्यों होगा, पूरा ही रहेगा। 4 हो गया तो परमाणु ही रहेगा। जैसे हम यदि बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम का मतलब ये है कि उसमें 6-7 परिवेश रहेंगे और 7 परिवेश सिमट के 4 में आ गए तो वो तो एटम ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके 7 परिवेश साथ ही रहेंगे और 7 परिवेश फिर इस तरह से एक्ट करेंगे तो तभी वो अपने आप को बचाए रखेंगे। तो एक परमाणु के कितने परिवेश हो सकते हैं? एक परमाणु के परिवेश के रूप में जो अपन चर्चा करते थे, यदि आप पूरी वो देखोगे, टेबल देखोगे, मेंडलीव टेबल देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग मेरे को लगता है कि SPDF बोल के कुछ तो 6-7 तक तो जाते हैं। 8 और जाते हैं। 8 में जब मैक्सिमम 8 होते हैं, मैक्सिमम 8 और होते हैं। हाँ, ये है ना, ये पढ़ा रहे हैं आज। मैंने पढ़ा था, इसमें मैं पढ़ा तो 8 परिवेश तक। बाबा की ऑडियो में सुना। पर उसमें कोई वो अंश नहीं रहते, उसमें मतलब कोई 8 सबएटॉमिक पार्टिकल्स नहीं रहते। इसमें सभी में रहेंगे, 6-7 ऑर्बिट में भी रहते हैं। और क्या? तो फिर 1 2 8 18 32 के बाद क्या होगा? 32 के बाद उल्टा होता है, 32 18 8 2 32 18 8 2 उल्टा हो जाता है। बाबा के ऑडियो में मैंने सुना। हाँ, मेरे को लगता है कि इसको साइंस में भी कुछ पढ़ लें, कोई ऐसी बात नहीं है, तो कुछ हमको आइडिया मिल जाए। तो टोटल 122 एलिमेंट है, ऐसे बाबा ने बताया। अच्छा, एक प्रश्न जो आपने जब वो सूर्य और पृथ्वी का उदाहरण दिया था तब से आ रहे हैं कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके आसपास एक परिवेश में घूम रही है, और पृथ्वी के आसपास एक परिवेश में चंद्र भी घूम रहा है, यानी पृथ्वी चंद्रमा के लिए केंद्र है। तो क्या ऐसा परमाणु में भी होता है कि जो परिवेश में जो
कण हैं वो किसी और का मध्यांश हो सकते हैं? नहीं नहीं, सवाल में रख पाया? बिल्कुल रख पाए और बिल्कुल नहीं रख पाए। तो कैसे इसका क्या? नहीं, इसका इतने मतलब हुआ कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। जब एक परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु के 2, 3, 4, 5, 8 परिवेश जो कुछ भी हैं उनके सहित परमाणु एक व्यवस्था है और दूसरा परमाणु भी ऐसी एक व्यवस्था है और ये 2 परमाणु मिलकर एक अणु के रूप में हो जाते हैं और अणु अनेक सारे ये परमाणु मिलके पिंड के रूप में हो जाते हैं। फाइनली एक बड़ा एक लोहे का एक मान लीजिए पेन हमको दिखाई दे रहा है, तो पेन हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अणु एक निश्चित ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये ओरिएंटेशन बदलने से भी कुछ हमको बदलता हुआ दिखाई देता है। अब ये इसका सेंटर कौन है? अब ये पेन अपने आप में एक पिंड है जिसमें बहुत सारे परमाणु हैं। अब ये किसका सेंटर है? इसको किसी के सेंटर होने की आवश्यकता नहीं। तो मूल बात ये समझ में आई, जब हम एक बड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें इकाइयों में कोई सेंटर है, उसमें कोई परिवेश है ना। जब हम किसी धरती के परिवेश में किन्हीं इकाइयों की बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट इकाई। ये बात उधर लागू होती है कि यदि अपना सोलर सिस्टम है तो पूरा सोलर सिस्टम सन सहित पूरा सोलर सिस्टम किसी गैलेक्सी को चक्कर मारता है, उसका कोई सेंटर है। फिर वहां कहते हैं कि गैलेक्सी का भी कोई सेंटर है, फिर उन गैलेक्सी वो पूरी की पूरी गैलेक्सी का समूह कोई सेंटर है, फिर अगला सेंटर मिलता नहीं। तो ये अभी तक हमको नहीं पता चला है कि अस्तित्व का भी ये पूरी कायनात का भी कोई सेंटर है क्या, ऐसा हमारे ध्यान में ऐसा अभी जानकारी में, पर उसकी तलाश है ऐसा भी कोई सेंटर है क्या। लेकिन वो इतना बड़ा फैलाव है, उसको देख पाने की अभी हमारी हैसियत नहीं। प्रश्न इसीलिए आ रहा था क्योंकि ब्रह्मांड में जैसा है वैसा ही सूक्ष्म स्वरूप में भी है। सूक्ष्म स्वरूप परमाणु के स्वरूप। अब आप सारी इकाइयां दूसरे का चक्कर लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है, काम किसी साथ करेंगे। वही तो मेरा मोबाइल आपके मोबाइल का चक्कर लगा देगा, ये नहीं। तो परिवार को देखेंगे तो फिर से वही गठन है। एक परिवार को देखेंगे तो फिर से वही गठन है। एक परिवार में 2 पार्टिकल मिलके पति पत्नी के रूप में 2 पार्टिकल मिलके एक व्यवस्था को बना लेते हैं। जब पत्नी सही होती है तो वो केंद्र में होती है, पति चक्कर लगा रहा होता है। जब पति सही होता है तो वो केंद्र में आ जाता है, दोनों उसकी बात मान लेते हैं। कुल मिला के ये परिवेश बन गया। अब इनके बच्चे हुए तो बच्चे केंद्र में आ गए और ये माँ बाप परिवेश में आ गए। जब इनके बच्चे हुए तो ये माँ बाप दादा दादी के रूप में परिवेश में आ गए और इधर बच्चे आ गए। फाइनली चौथा परिवेश आते आते है ना, दादाजी टेंजेंट हो गए और इस तरह से ये परिवेश फैलता रहता है और ये टेंजेंट होते रहते हैं। तो परिवार में कुछ लोग जाते रहते हैं, कुछ न्यूक्लियस में नए लोग आते रहते हैं और लगातार ये बना रहता है। और परिवार में भी क्या होता है, जो परिवार में समझदार मानव है उसके इर्द गिर्द बाकी चक्कर लगाते हैं और बाकी आपस में झगड़ा करते हैं। किरण की किरण क्या? देखिए 2-3 शब्द ही एक साथ आएंगे, किरण, रश्मि, है ना, ऐसा कुछ आएगा। एक सेकंड, विकिरण पे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप किरण शुरू करना कि किसी भी इकाई में जो अंतर्निहित ये विद्युत जो है, ध्वनि, ताप और विद्युत, उसका जो अतिरिक्त का प्रसारण होता है उसी को विकिरण बोला नहीं। हाँ, किसी भी परमाणु में ध्वनि, ताप, विद्युत रूपी प्रभाव का केंद्र की ओर नियोजित होना और जब ये केंद्र से प्रसारित होता है इसका नाम विकिरण है। मतलब पहले वो केंद्र की तरफ नियोजित होगा और उसके बाद प्रसारित होगा। ठीक है। भरेगा न्यूक्लियस में प्रसारित होगा। हाँ, केंद्र की तो ताकत नहीं है कि पूरे के पूरे को हमेशा बचाता रहेगा। जैसे एक्सरेज जैसी चीजें हैं, एक्सरेज के प्रभाव कहाँ से आ रहे हैं? तो न्यूक्लियस से आ रहे हैं। प्रैक्टिकली हमको एक चीज देखने मिल रही है कि एक्सरेज या जितने भी लेजर रेज हैं ये सारे न्यूक्लियस के प्रभाव हैं, इसलिए इनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इसलिए इसको हम वो कहाँ चांद तक कहीं तक फेंक के और वापस उसका जितने भी सब मैरिन्स हैं,
है ना, ये पानी के अंदर और बाहर, तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो इसका मतलब प्रिसाइजनेस इतना है कि हजारों हजार किलोमीटर के बाद भी ये बिल्कुल एकदम सीधा है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रभाव को हम यूज कर रहे हैं, विकिरणीयता का ये जो प्रभाव है, ये केंद्र का प्रभाव है। केंद्र का प्रभाव आया कहाँ से? तो ये कह रहे हैं कि वो जो प्रभाव परिवेश से व्यक्त हो रहा था, जैसे जैसे परमाणु में परिवेश बढ़ते हैं, परमाणु अपने परिवेशों को नहीं संभाल पाता है, उनकी परिवेशीय गति में परिवर्तन करके वो प्रभाव केंद्र की ओर नियोजित होता है, और जब केंद्र से प्रसारित होता है तो उसको विकिरणीयता कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा पूरा कर दूं, तो ये लगभग चार वो सारे जिसमें विकिरणीयता वाला प्रभाव है, इनको अजीर्ण परमाणु कहा है। विकिरणीय प्रभाव वाले ऐसे परमाणु जिसमें 4 ऑर्बिट से अधिक में जो विकिरणीय वाला गुण है, और इसको भूखे परमाणु कहा। तो बेसिकली ये पाया कि इनके मध्य में लगभग एक जीवन नाम का जीवन परमाणु को देखा। जीवन परमाणु को देखा तो अपने आप में तृप्त परमाणु को देखा। तृप्त परमाणु का मतलब है ना वो किसी अंश को पाना चाहता है, ना उसमें किसी अंश को छोड़ने की प्रवृत्ति। जीवन परमाणु अपने आप में तृप्त परमाणु है, उसका गठन अपने आप में तृप्त है, अब उसमें क्रिया की तृप्ति की तलाश। तो गठन के रूप में जीवन तृप्त परमाणु है, उससे पहले वाले परमाणुओं को भूखे परमाणु की संज्ञा दिया, उससे बाद वाले परमाणुओं को अजीर्ण की संज्ञा दिया। तो लगभग 60 प्रकार के भूखे परमाणु, 60 प्रकार के अजीर्ण परमाणु, टोटल मिला के अस्तित्व में 120 परमाणु होने की संभावना को व्यक्त किया। तो इस रूप में ये कह रहे हैं कि गठनशील परमाणु अब 2 प्रकार के होते हैं, एक भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु। जीवन परमाणु में मध्यांश में 1 अंश और परिवेश में 60 अंश। तो परिवेश में 60 अंश तक के परमाणुओं को भूखे परमाणुओं की संख्या दिया। परिवेश में 60 से अधिक अंश जो हैं, जिसमें 4 ऑर्बिट से अधिक हो गया, उसको हमने अजीर्ण परमाणु की संज्ञा दिया। अजीर्ण परमाणु का मतलब है उसमें अंशों को बहिर्गत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जितना अंश ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ये प्रवृत्ति अधिक पाया जाता है ना, बाकी में कम पाया जाता है। इस प्रकार गठनशील परमाणुओं को भी भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु के रूप में पहचाना गया। उसी प्रकार जीवन परमाणु को भी भ्रमित जीवन और जागृत जीवन के रूप में पहचाना गया। भ्रमित जीवन का मतलब है ना, जहाँ हमेशा ज्ञान की प्यास है, वो अपने में किसी ज्ञान को लेना चाहता है, और जीवन जो अनुभव संपन्न जीवन है, वो ज्ञान का प्रसारण करता है। तो जीवन भी 2 प्रकार के हो गए, भ्रमित जीवन, जागृत जीवन, और गठनशील परमाणु भी 2 प्रकार के हैं, भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु। टोटल जो 61 नहीं है तो 122 नहीं 122 122 120 भ्रमित न जाग। एक जो आपने जो परिवार का जो परमाणु जो भी बताने की कोशिश की वो उससे रिलेट कर लेंगे। इसमें एक चीज जो कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें न्यूक्लियस बदलता जा रहा है। इसमें सही अर्थों में देखें, जब पति पत्नी दोनों अनुभव संपन्न होंगे तो दोनों मिलकर ही न्यूक्लियस का काम करेंगे। दोनों की भूमिका भी बिल्कुल फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि यदि पत्नी को देखा तो उसको कहा पोषण प्रधान विधि से समाधान पूर्वक जीना, और वो संरक्षण प्रधान विधि से समाधान पूर्वक जीना। तो मानव को देखेंगे तो 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसके शरीर के पोषण की आवश्यकता है, जीवन के भी पोषण की आवश्यकता है। माँ बाप दोनों मिलके बच्चों के शरीर और जीवन के दोनों के पोषण की व्यवस्था करेंगे। दोनों मिलके कहा एक मन 2 शरीर, मन दोनों का एक है, इसलिए दोनों न्यूक्लियस, दोनों मिला के एक न्यूक्लियस। ऐसा दर्शन में कुछ नहीं कहा गया, मैं कह रहा हूँ, इसको दर्शन से मत लो। मेरे को ऐसा कहने में अच्छा लगता है, या मेरे को ऐसा कहने में प्रकृति की सारी रचनाएं, प्रकृति में तमाम रचनाएं परमाणुिक स्वरूप में, यदि प्रकृति की तमाम रचनाएं परमाणुिक स्वरूप में है तो इसका मतलब ये परिवार भी परमाणुिक स्वरूप में ही है, वैसे ही दिखता है। पति पत्नी दोनों मिलकर न्यूक्लियस हो गए, उनसे बच्चे आए, बच्चे उस परिवेश में केंद्र में आए, हम परिवेश में चले गए और दादाजी टेंजेंट हो गए। जीवन में मध्यांश में एक है, मध्यांश में सिर्फ एक है जीवन में मध्यांश में 1 अंश, और बाहर 2 8 18 बच्चे
4 परिवेशों में 60 दर्शन। ये इसी पुस्तक में चैप्टर 3 में या 4 में लिखा है कि मानव में विकिरणीयता समस्या है। तो क्या इसको ऐसा समझे कि अगर आशा विचार इच्छा में तालमेल नहीं है नहीं भैया, तो फिर वो आवेश में जाए? नहीं, आगे पीछे पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा मानव के लिए विकिरणीयता समस्या तब है जब उसको धरती के गर्भ से निकाल के हमने बाहर प्रयोग किया। उस सेंस में विकिरणीय पदार्थों को धरती से बाहर निकाल के जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में या बाकी किन्हीं एक्सरेज के रूप में या और किसी चीज में यूज किया है, वहां वो मानव के लिए खतरा है। वो उस सेंस में आया, इस सेंस में नहीं आया। जी किरण, किरण का मतलब ऐसा है, देखिए ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है या अलग हट के कुछ बात कही जा रही है कि ये व्यापक वस्तु पारदर्शी है और जब तक दो चीजें ससम्मुख हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो सभी इकाइयां दूसरी इकाइयों पे प्रतिबिंबित रहती हैं। जैसे हम नाई की दुकान में जाएं, चारों तरफ पीछे में कांच लगा रहता है और चारों तरफ से हमारा पिक्चर दिखाई देता है। इसका मतलब कांच लगने से पिक्चर दिखाई दिया कि पिक्चर तो पड़ा ही हुआ था, कांच की वजह से वो सरफेस ऐसा हो गया कि हम उसको देख पाए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे, जहां तक ससम्मुखता है, ससम्मुखता का मतलब है ये बीच में छत आ गई, अभी छत के ऊपर हमारा चित्र नहीं जाएगा, तो हम सब का चित्र छत पे पड़ा हुआ है, छत की जो भी चीजें हैं उनका चित्र हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, बिंब। तो पूरी प्रकृति में यदि मैं खुले आकाश में बैठा हूं तो मैं सभी इकाइयों पे प्रतिबिंबित हूं और सभी इकाइयां मुझ पे प्रतिबिंबित हैं और ये सभी इकाइयां एक दूसरे पे प्रतिबिंबित रहती हैं। ये समझ में आता है कि नहीं आता? मैं अगर खुले में बैठा हूं है प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्ट, हाँ रिफ्लेक्शन, इम्प्रेशन। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, धरती पे बैठा हूँ, असीम आकाश है मेरे चांद सामने, आपके ऊपर तो है, जितने भी ग्रह गोल हैं उनका प्रतिबिंबन मुझ में है, मेरा प्रतिबिंबन उनमें है। और ये लगातार सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आप पे पड़ता है, आप सहित आपका तीसरे पे पड़ता है, तीसरे सहित वो चौथे पे पड़ता है। इसको बिंब, प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यानुबिंब ऐसा भाषा दर्शन में दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप ये बताओ कि ये कैसे पड़ता है, इसका वाहक क्या है? वही समझना है। तब ये बताओ कि जब आप नाई की दुकान में बैठते हो तो आपका प्रतिबिंब जब आपको कांच में दिखाई देता है तो आपका प्रतिबिंब आपसे ट्रेवल करके जाता है कि वो पड़ा ही रहता है? पड़ा ही रहता है। इसमें कोई टाइम लैग नहीं, ये समझ में आ रहा है? व्यापक वस्तु अपने आप में पारदर्शी है, पारगामी है। दो इकाइयां व्यापक वस्तु में जब तक ससम्मुखता में है, एक दूसरे के सामने है, तो एक दूसरे का प्रतिबिंब एक दूसरे पे पड़ा ही रहता है, ये चल के जाता नहीं। जैसे मेरी आवाज चल के आप तक जाती है, इसलिए हमको छोटे स्कूल में क्लास की छोटी क्लासेस में पढ़ाते थे, बिजली कड़कती है तो आवाज बाद में आती है, गड़गड़ाहट पहले सुनाई देती है, क्या चमक पहले आ जाती है और लाइट पहले लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, और बाद में गड़गड़ बाद में होता है, चमक पहले हमको दिखाई दे जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो चमका और वो प्रतिबिंबित हर इकाई में प्रतिबिंबित है ही, तो जो भी कुछ हो रहा है वो बिना किसी टाइम लैग के प्रतिबिंबित है। जैसे ये बोर्ड सामने की दीवार पर प्रतिबिंबित है, रहता ही है कि नहीं रहता? प्रतिबिंबित होता है कि रहता ही है? रहता ही। प्रतिबिंबित मूल ऊर्जा से ही है, व्यापक से है, व्यापक में है।
व्यापक में। जैसे पंखा है, अब पंखे का प्रतिबिंब बोर्ड पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अब बोर्ड पे कांच लगा दो, ये बोर्ड की जगह में कांच लगा दो, तो कांच में पंखा दिखाई देता है, बोर्ड में हमारा पंखा दिखाई देता है। तो ये कांच लगाने के बाद पड़ा कि पहले भी पड़ा ही था? पहले भी पड़ा ही था। और ये पंखा चल के वहां तक आता है कि पड़ा ही रहता है? पड़ा ही रहता है। इसमें कोई चल के आने वाली चीज नहीं है। व्यापक वस्तु पारदर्शी है, इसलिए हर इकाई पे प्रतिबिंबित रहता ही है, रहता ही। कांच के माध्यम से हम देख पाए। हाँ, कांच के माध्यम से केवल हम देख पाए। अभी सरफेस ऐसा है उस पे हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब है मैं आंख से कोई चीज को देखता हूँ, प्रतिबिंब तो आंख पे भी पड़ा है, माथे पे भी पड़ा है, सर पे भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, छाती पे भी पड़ा है। अब छाती को देखने की ताकत नहीं है, पेट को देखने की ताकत नहीं है, नाक को देखने, पर प्रतिबिंब तो सब जगह पड़ा है। आंख पे पड़ता है तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि आंख को देखने की ताकत है। किरण रहेगा ना? चल रहा है जी। तो ये लगता है कि देखना एक अलग है और प्रतिबिंबन अलग है, क्योंकि साइंस में भी बोलते हैं कि हजारों लाइट ईयर्स दूर कोई एक स्टार बर्स्ट हुआ था, इतने लाइट ईयर्स पहले, उसकी रोशनी अब हमारे पे आ रही है। तो आई थिंक वो रोशनी इतनी देर में ट्रैवल करी है क्योंकि रोशनी को हम आंख से देख पा रहे हैं, बट एनीवेज वो प्रतिबिंबन था ही। जब वहां पे तारा बर्स्ट हुआ होगा हजारों लाइट ईयर्स दूर, तो उसका प्रतिबिंबन इंस्टेंटली रहा ही होगा। इसका मतलब गैप है ना, फिर उस समय क्यों नहीं दिखाई दिया, अब क्यों दिखाई दे रहा है? वो कहते हैं कि लाइट ट्रैवल, वो कहते हैं। हाँ। अभी वो कहते हैं, दर्शन ऐसा कहता है कि इसमें भेद है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इसमें आप अपने शोध के लिए जगह बना के रखो। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है, पढ़ते हैं लाइट ट्रैवल करती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रतिबिंब पड़ा ही रहता है। तो दर्शन में क्लियरली कह रहे हैं कि लाइट ट्रैवल नहीं करती। ये चांद जो मेरे को अभी दिखाई दे रहा है, ये वही चांद है कि ये 20 घंटे पहले वाला चांद है? हाँ, ये जो हम कह रहे हैं, ये 8 मिनट में जो पहुंचता है, ये क्या पहुंचता है उसको समझना पड़ेगा। तो साइंस जब कोई चीज को 8 मिनट गिन रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज है। और हम बिना किसी रेफरेंस के यदि इस क्रिया को समझना चाहें कि सृष्टि की सभी इकाइयों पे प्रतिबिंबित रहती ही है, वो ट्रैवल नहीं करता है कितना भी दूर। यदि मेरे को अभी दिख रहा है तो मतलब सीधा ही दिख रहा है, प्रतिबिंबित डायरेक्टली, क्योंकि व्यापक में कोई लॉस नहीं है, व्यापक में कोई गैप नहीं है। सभी इकाइयों पे प्रतिबिंबित। यदि कोई स्टार मेरे को दिख रहा है, तो वो सीधा ही दिख रहा है, क्योंकि वो प्रतिबिंबन पड़ा ही रहता है, वो ट्रैवल करके नहीं आ रहा है। यदि समझना पड़ेगा तो मैं इस पार्ट को ओपन छोड़े हुए हूँ। मैं ये आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, बट ये मैं कह रहा हूँ कि इस प्रतिबिंबन को आप लाइट से और देखने के साथ मत जोड़ो, क्योंकि प्रतिबिंबन है ही। तो प्रतिबिंबन है ही का क्या मतलब है? जो सामने यदि छतरी है, बिंब है, और वो प्रतिबिंबित, यदि मैं उसको कैसे देखूंगा? तो प्रतिबिंबन मेरे को दिखाई देता है, मैं तभी तो पहचानता हूँ। ये सामने छतरी है, तो छतरी मेरे ऊपर, वो छतरी की लाइट चल के मेरे ऊपर आ रही है, वो दिख रही है कि चमक है ही, प्रतिबिंबित है ही। ये तो टाइम लैग नहीं है ना, डिस्टेंस बहुत कम है। ऐसा हम मान रहे हैं कि टाइम लैग नहीं है। तो मैं अभी इसको यही रोके हुए हूँ कि चांद भी जब मुझको दिखाई दे रहा है तो मैं चांद को डायरेक्टली देख रहा हूँ। मैं अभी ऐसे ही मानता हूँ, इसमें कुछ करेक्शन करना होगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही मानता हूँ कि प्रतिबिंबन तो पड़ा ही हुआ है। प्रतिबिंबन मेरी आंख में पड़ा ही हुआ है, इसका मेरी आंख भी सरफेस है। प्रतिबिंबन तो मेरी छाती पे भी पड़ा है, पेट पे भी पड़ा है, आंख पे भी पड़ा है। आंख में देखने की ताकत है, इसलिए मैं आंख से उसको देख लेता हूँ। तो आंख पे प्रतिबिंबन जो पड़ रहा है उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है कि प्रतिबिंबन पड़ा ही रहता है और मैं देख ही रहा हूँ। तो जब ये छतरी नहीं भी चमक रही है तो भी ये प्रतिबिंबित है, क्योंकि ये पहचान में आने लायक बिंब नहीं है, इसलिए मैं इसको वैसा नहीं पहचान पाता।
तो सभी इकाइयों पे प्रतिबिंबित रहता है, लेकिन ये प्रतिबिंबित है, ये पहचानने वाला कौन है? पहचानने वाला तो मानव ही है। तो मैं जब देखता हूँ तभी मैं पहचानता हूँ कि हाँ ये प्रतिबिंबित है। तो सभी इकाइयां एक दूसरे में प्रतिबिंबित रहती हैं। मानव की आंख में वो देखने की सामर्थ्य है, इसलिए वो उस प्रतिबिंब को देख भी पाता है। तो मैं अभी ये माने हुए हूँ कि इसको समझना थोड़ा सा अभी छोड़ के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मेरा उधर मन लगाने का भी मन नहीं है ना। तो जहां मन लगाने की जरूरत है मैंने अपना मन वहां लगा रखा है, और आवश्यकता अनुसार कभी देखेंगे तो उसको, जैसे मैंने ये सब तमाम चीजें अब छोड़ दी हैं, ब्लैक होल और क्या डार्क मैटर और क्या मैं इसको तुमको देखना तो देखो, ठीक है। तो मैं उसकी गहराई में या उसकी जो लेटेस्ट, जैसे अभी मेरे को लेटेस्ट अभी किसी ने शेयर किया कि परमाणु के जो मॉडल हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट जो एटम के बारे में वो आ रही है, रिसर्च आ रही है, उसमें कोई भी थ्योरी काम नहीं कर रही। ऐसा बहुत सारा कह रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि वो कुछ भी थ्योरी जो पुराना जितना भी कहा था वो एग्जैक्टली एक थ्योरी से पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं बन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले वो एक अलग तरीके के कॉक्स ढूंढे हैं, बोल रहे हैं वो हुक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, हमारे सामने 6 फुट का मानव है, वो समझ में आ नहीं रहा है। मैं खुद एक जीवन हूँ, मेरे को वो समझ में आ नहीं रहा है। जो सृष्टि में तमाम जो जितने सारे ये जैसे इथर कहाँ से आ गए। जब साइंस में कोई चीज को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल बना है। मैथमेटिकल मॉडल है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, फिर उनको वैल्यू देना शुरू करते हैं। किसी रियलिटी को समझने के लिए मॉडल बनाया, उसकी एक इक्वेशन बनाई, अब इक्वेशन में वैल्यू चेंज करना शुरू किया, और वैल्यू चेंज करते करते वो रिजल्ट देने लगी जो रियलिटी में है नहीं, और जो रिजल्ट देने लगी उसको हम बोलने लगे कि ये कोई रियलिटी है। तो मैथमेटिकल मॉडल कोई रिजल्ट दे रहा है जिसको हमने रियलिटी कहना शुरू कर दिया है या रियलिटी मानना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली वो रियलिटी है कि नहीं? ईथर कोई रियलिटी नहीं है। जबकि एक समय अच्छा अखबार में बार बार आते रहते तो हमको बिल्कुल सच्चाई लगने लगती है कि हाँ ये रियलिटी है। अभी ब्लैक होल लगता है बस यही एक काम की बात है, बाकी को समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, क्योंकि ब्लैक होल में कोई ना कोई वीडियो आते रहता है। तो पीछे एजेंसी बैठी है जिसको जो चीज को प्रमोट करना रहता है उसका वीडियो आते रहता है, और हम सोचते हैं बहुत ज्ञान की बात आ रही है। और कुछ साल बाद वो लाइट ट्रेवल करता है, लाइट का गति इतना होता है, फिर वो बोलते थे गति होता ही नहीं है। अब इतने साल तक हम बोलते रहे होता तो हम अखबार में पढ़ी हुई कोई चीज बोल रहे हैं, हम किसी मैगजीन में पढ़ी हुई कोई चीज बोल रहे हैं। मेरी अपनी जिंदगी की जो चीज साक्षात्कार है, जो चीज साक्षात है मेरे लिए, मैं एक जीवन हूँ, ये साक्षात है। मेरे भीतर भाव और विचार चलता है, ये साक्षात्कार है। मेरे भीतर भाव और विचार में कंफ्लिक्ट है, ये साक्षात है। इंद्रियां और तमाम रूप बंधन पर मेरे को तंग करता है, ये साक्षात है। मेरे को लगता है कि जहां मेरी समझने की अपनी एक सीमा है, यदि मैं अपनी जहां मैं खड़ा हूं उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तमाम चीजें मेरे पास सूचनाएं हैं, कहने बोलने बताने के लिए, कोई चर्चा करने के लिए मुद्दे हैं। मेरी जिंदगी हैंडल हो, मेरा परिवेश मुझसे हैंडल हो, तब मैं कभी आवश्यकता होगी तो उनको देखूंगा। तो मैंने इसलिए कुछ चीजों को छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ, इस बात को तो केवल इतने कह रहा हूँ कि ये बात काफी खुल के दर्शन में अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी मैंने एक कोना इसका छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो 8 मिनट जब बोलते हैं तो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो 8 मिनट में वो कैसे आ रहा है उसको समझना होगा। मैं अभी भी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। कोई ये जो फिर से लाइट को हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, कोई ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है स्पेस के अंदर जिससे लाइट एमिट ही नहीं हो रही है, क्या उसका प्रतिबिंबन नहीं है? हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ लाइट के साथ मत जोड़ो इसको। मैं कह रहा हूँ कि दोनों जोड़ दो, कि जो जिसका जिसमें जो जिस बिंब में कोई बहुत बड़ी रोशनी और चमक नहीं है वो भी प्रतिबिंबित है, जिसमें चमक है वो भी प्रतिबिंबित है। अभी जिसमें चमक नहीं है उसका तो कोई प्रमाण नहीं है भाई, जिसमें चमक नहीं है वो प्रतिबिंबित है, हमको कैसे पता चल रहा है? उस बारे में हम कोई बात ही नहीं कर सकते। हम बात उसकी कर सकते हैं जिसमें चमक है। तो इसका मतलब है कि जिसमें चमक है, यदि सूर्य मेरे को अभी दिखाई दे रहा है ना, तो ये कह रहे हैं कि यदि वो 15 करोड़ मील दूर भी है और व्यापक वस्तु अपने आप में पारदर्शी है, तो हर इकाई पे प्रतिबिंबित रहता ही है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। अब जब टाइम लैग नहीं तो फिर वो लाइट ट्रेवल नहीं कर रहा है।
मतलब लैग टाइम का बेसिकली लाइट का लैग है, प्रतिबिंब होने का कोई लैग नहीं है। भाई हम ये टाइम का जब भाई प्रतिबिंब तो पड़ा ही है, प्रतिबिंब पड़ा ही है तो फिर लैग कहाँ रह गया? प्रतिबिंब तो है ही, उसका लैग प्रतिबिंब तो है ही है। लैग टाइम के लैग साइंस बोल रहा है, अब उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज को लैग बोलते हैं और क्या उसको एक्सपेरिमेंट में कैसे लेके आते हैं। दर्शन में ये बात हमको बहुत सामान्य बुद्धि से समझ में आ रही है, सभी इकाइयों पे प्रतिबिंब रहता ही है, ये ट्रेवल नहीं करता है। इसका मतलब यदि रोशनी वाला कोई बिंब है वो भी प्रतिबिंबित रहता ही है इसलिए दिखता ही है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो अभी मैंने इसको फिर इतना मान के बाजू में रख दिया। भैया मुझे जो खुल रहा है इस वक्त, हाँ। हम इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं कब से, उसमें कब कहीं हम लाइट को टाइम के साथ जोड़ के उसको यूनिट देने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शन में जो व्याख्या दी गई है उसमें ये कहा गया है कि प्रकाश इकाई का प्रतिबिंबन है, बस प्रकाश इकाई के प्रतिबिंबन की संज्ञा है, यानी प्रकाश को हम किसी यूनिट के साथ नहीं जोड़ सकते, यानी प्रकाश को हम समय के साथ नहीं जोड़ सकते। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि किसी भी इकाई का प्रतिबिंबन वो प्रकाश है, वो पड़ा ही रहता है, वो पारदर्शी व्यापक से गुजर के किसी अपारदर्शक सरफेस पे जाता है, तब उसका प्रतिबिंबन होता है, पड़ा ही रहता है, उसमें टाइम लैग नहीं। और वो जो है वो किरण है, इसको किरण, ठीक ना? तो हम कब से जो कोशिश कर रहे हैं इसको यूनिट पे डालने की, ये कोशिश छोड़ दी जाए। नहीं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको होल्ड पे डाला हुआ है, इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं अभी दे रहा हूँ। तो साइंस जब बोल रहा है वो कह रहा है कि प्रतिबिंब ट्रैवल कर रहा है, दर्शन ये कह रहा है कि प्रतिबिंब पड़ा ही रहता है, इसमें लैग नहीं। तो मैंने इसको अभी इतना मान के और बाकी को सब कभी समय मिलेगा तब देखेंगे, ऐसा बोलते हैं। लाइट को हमारे तक पहुंचने का जो डिले है उसको साइंस जैसा डिले बोल रहा है, दर्शन वैसा डिले नहीं बोल रहा है। तो ये पार्ट है, कोई बात नहीं, कुछ चीजों को हमको ऐसे रखना होगा। हर आदमी जितने कैसे हमारे नागरिक से पूछते थे ये चीज, मेरे को उस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, तुमको पड़ेगी, तुम अनुभव के बाद देख लेना। मेरी क्या जिम्मेदारी है सब चीज देखने की। इसको ऐसे कहा जा रहा है कि इकाई का प्रतिबिंबन है ही है, इकाई का दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबन है ही है और निरंतर है, इसलिए उसमें टाइम नहीं है। हाँ, बस इतनी बात चाहिए। लेकिन अभी हमको उस बात को ध्यान देना होगा, यदि साइंस ये कह रहा है कि वो सूरज से किरणें धरती पे आने में 8 मिनट ले रहा है, तो फिर वो क्या चीज को नाप रहा है, वो थोड़ा सा समझना होगा, उसमें थोड़ा सा मन लगाना होगा, वो थोड़ा सा भी छोड़ के रखा होगा, प्रभाव को नापता है तो उसको समझिए। मैंने कोई चीज को छोड़ दिया, उसमें रुचि नहीं आती तो मैं छोड़ देता। प्रभाव जो है वो क्रिया, ठीक है, तो जिसकी रुचि होगी वो इसमें मन लगाए, आगे बढ़े, बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। किरण हो गया, विकिरण हो गया, अजैन परमाणु हो गया, परमाणु हो गए। जैसे हमने सुना है कि जीवन है पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज को तुरंत जान सकता है, जीवन जो जागरूक जीवन है वो जान सकता है, वो कई बार सुना है। तो वो जीवन परमाणु भी परमाणु अंश से बना है, उसी तरह से सब जो जड़ परमाणु भी वही परमाणु अंश से बने हैं, तो एक दूसरे को प्रतिबिंबित तुरंत करेंगे, वो मेरा मानना है। और सूत्र है प्रतिबिंबन ही परस्पर पहचान का आधार, प्रतिबिंबन ही परस्पर पहचान का आधार है। और आगे जाएंगे तो रूप प्रतिबिंबन भी होता है, गुण प्रतिबिंबन। जैसे रूप प्रतिबिंबन होता है, इस छत के पीछे क्या चीज है उसका रूप प्रतिबिंबित मेरे को नहीं हो रहा, आपको नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में छत आ गई, अपारदर्शी वस्तु आ गई। लेकिन उधर कोई चीज बहुत गर्म है, छत के ऊपर कोई आदमी भट्टी जला के खाना बना रहा है, तो छत के नीचे भी उसका प्रतिबिंबन हो रहा है। तो ये गुण प्रतिबिंबन है, स्वभाव प्रतिबिंबन है और धर्म प्रतिबिंबन है। चाय के बाद प्रतिबिंबन ही परस्पर पहचान का आधार है। कोई चीज को हम रूप से पहचानते हैं, कोई चीज को हम गुण से पहचानते हैं, कोई चीज को हम स्वभाव और धर्म से पहचानते हैं। एक ना भैया एक छोटा सा क्वेश्चन है कि शास्त्र में कई जगह मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि पिंडेषु ब्रह्मांडे, इसका प्रतिबिंबन से कोई लिंक है क्या? पिंडेषु ब्रह्मांडे का इतना ही मतलब है कि मानव को उसमें पिंड कहा गया है, मानव को पिंड कहा गया है। तो मानव में तीनों वास्तविकताएं, तीनों क्रियाएं, चारों अवस्थाएं एक मानव में मौजूद हैं।
इसलिए जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में मौजूद है होने के रूप में। पूरे ब्रह्मांड का जो रहने का स्वरूप है उसको समझ के मानव व्यक्त कर सकता है। तो मानव होने के स्वरूप में है और रहने के स्वरूप को, होने रहने के स्वरूप को समझ के व्यक्त कर सकता है। संपूर्ण अस्तित्व को एक मानव व्यक्त कर सकता है। आदरणीय नागराज जी जैसा व्यक्ति जब अस्तित्व में अनुभूत हो जाता है वो स्वयं अस्तित्व हो जाता है, उसके माध्यम से अस्तित्व व्यक्त होता है। इतना बढ़िया, शानदार। ये जो हमारा टुकड़े टुकड़े में देखने का कार्यक्रम है, ये जो मैं अलग हूँ आप अलग हो देखने का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ही विलय हो जाता है। अपना पराया की दीवार वहां जाके हो। हम सभी सृष्टि की इकाइयां हैं। ये सृष्टि अपने आप में अविभाज्य है। सभी इकाइयां आपस में संबंधित हैं। उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता हमारी यात्रा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे व्यक्तिगत।